नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। विद्यार्थियों, 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य का पेपर है और उससे पहले एक बार पूरा पाठ्यक्रम का रिवीजन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इसमें बहुत ही खास और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनके आने की पूरी 100% संभावना रहेगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। विद्यार्थियों, लगातार आपको मेहनत करनी है और अच्छी मेहनत करनी है। अभी परीक्षा के वक्त सब कुछ काम छोड़ करके आपको बिल्कुल अपना ध्यान एकाग्रचित करते हुए पूरा का पूरा ध्यान आपको अपनी पढ़ाई पर रखना है, जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड के एग्ज़ाम का बहुत महत्व होता है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा होती है जहाँ पर इसका विशेष प्रतिशत का भी विशेष महत्व होता है। तो इसलिए अब ज़्यादा समय व्यर्थ न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा करके, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, लाइक करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। विद्यार्थियों, आरोह पुस्तक में पद्य खंड का पहला अध्याय है हरिवंश राय बच्चन, और इनकी कविता हैं आत्म परिचय और एक गीत। तो इन दोनों कविताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1907 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। तो इस प्रश्न को आप जरूर याद करें। इसके बाद में बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई। बहुत ही खास प्रश्न है, 10 खंडों में प्रकाशित हुई। इसको आप जरूर याद करें। और ये चौथा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें इसको भी याद करें। 4 खंडों में। बच्चन की मधुशाला कविता में एक घूंट किसका एक घूंट है। तो ये जीवन का एक घूंट है। इसको भी आप जरूर विद्यार्थियों याद करें। जीवन का एक घूंट, इसको जरूर याद कर लें। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु या निधन कब हुआ, तो इसको भी जरूर याद करें। प्रश्न संख्या 6। विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी अपने आप से हार मान लेते हैं या निराश हो जाते हैं। एक पेपर में, पहले पेपर में आते हैं, जैसे भूगोल का पेपर हो गया, उसमें बैठ गए, और अगले इंग्लिश के पेपर में एब्सेंट रह रहे हैं। तो आप समय के महत्व को समझें। यदि आप एक साल इस तरीके से व्यर्थ बर्बाद करेंगे तो पता नहीं कितने विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी आपसे आगे हो जाएंगे। इसलिए यदि कोई पेपर आपका ठीक नहीं हुआ है तो उसकी चिंता छोड़ करके आप ये ना सोचें कि एक पेपर के ख़राब होने से बाकी अन्य पेपर आपको देने नहीं है या आप देने नहीं जाएं। ज़रूर आप सभी पेपर दें और विश्वास के साथ पेपर देने जाएं। आप 100% सफल हो जाएंगे और अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। आपको हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको जज्बा और हौसला रखना है। इसके अलावा देखो, प्रश्न संख्या 7 भी महत्वपूर्ण है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस कवि की आत्मकथा है। तो ये बच्चन की है। इसके अलावा आगे जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 11 महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर बच्चन है। छायावाद उत्तर गीति काव्य की रचना। इसके बाद में यहाँ जो हरिवंश राय बच्चन की कविता है आत्म परिचय है एक तो, और दूसरा एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या प्रेरणा देता है दिन जल्दी जलता है। तो लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास करने की प्रेरणा ये जो है वो गीत देता है। इसके बाद में कौन से फारसी कवि उमर खयाम का प्रभाव पड़ा, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आगे इनका प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण है, खास प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से है। तो निशा निमंत्रण से है। इसको भी आप जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो इसमें भार शब्द का क्या अर्थ है। बोझ है, संघर्ष है, जिम्मेदारी है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सांसों के 2 तार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये भी खास प्रश्न है। इसको भी आप जरूर याद करें। रूपक अलंकार है। सांसों रूपी हृदय के सांसों रूपी 2 तार। इसके बाद में मैं और में रूपक या ये यमक अलंकार है। तो इसको भी जरूर याद करें आप। आत्म परिचय कविता का मूल भाव जरूर याद करें, क्योंकि मूल भाव है, संदेश है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो हर हाल में आते हैं। उद्देश्य है या संदेश क्या है। तो ये इस आत्म परिचय कविता कवि ये कहना चाहते हैं कि संसार को जानने से ज़्यादा खुद को जानना कठिन है। यानी मनुष्य के द्वारा स्वयं की पहचान करना बहुत कठिन है,
क्योंकि जीवन के पथ में खट्टे और मीठे संघर्षों का साथ होता है और इन संघर्षों के साथ ही जीवन का सामंजस्य की राह होती है। तो दुनिया से अलग रह करके हमारी कोई पहचान नहीं है और नहीं बना सकता है। ये इसका मूल भाव है। निशा, निमंत्रण कविता का क्या मूल भाव है? तो इसका भी मूल भाव आप जरूर याद करें कि पल पल होते प्रकृति के परिवर्तन में सजीव प्राणी वर्ग, जिसमें विशेष रूप से मानवीय उल्लास देखने का प्रयास करता है, साथ ही संघर्ष के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति और प्रकृति के आंकों से नहीं दिखने वाले सत्य को आत्मा से महसूस करना भी इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा अगला प्रश्न इसमें यह भी महत्वपूर्ण, विद्यार्थियों, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। पंक्ति का क्या आशय है? तो मतलब जहाँ आदमी का स्वार्थ पूरा हो जाता है वहीं पर वो सीमित हो जाता है, जबकि उसको वहाँ नहीं रुक करके तब तक आगे बढ़ता रहना चाहिए जब तक उसको अपनी अंतिम मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है। नीर से झांक रहे होंगे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब व्याख्यात्मक प्रश्न में है, तो इसमें आपके प्रसंग व्याख्या में आप ये एक व्याख्या दी गई है, इसको आप जरूर याद करें। प्रसंग आपको अलग से लिखना। विद्यार्थियों, पेपर हल करते वक्त विशेष ध्यान रखें कि आप प्रत्येक प्रश्न की प्रश्न संख्या लगाएं, जिसकी लगा रहे हैं उसी का आपको उत्तर लिखना है और 2 लाइनें खाली छोड़ के फिर आपको अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या लगानी है और जो खंड है उनको एक जगह पर करना है। सबसे सरल जो प्रश्न है उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करना है, ये ध्यान रखें। प्रसंग और व्याख्या अलग अलग लिख के करें। अब अगला अध्याय आलोक धनवा, तो इसमें मैं आपको खास क्वेश्चन बताता हूँ। आलोक धनवा का पहला एकमत दुनिया रोज बनती कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1998 में प्रकाशित हुआ। फिर है कपास और बालक भावनाओं में कौन सी समानता है? कोमलता की समानता है, क्योंकि दोनों ही कोमल होते हैं। उसके बाद में देखो आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जन्म इनका नहीं पूछा जाएगा। एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये आ गया, वापस आ गया है। खरगोश की लाल आंखों जैसे सवेरा उपमा अलंकार से कवि का आशय है, यानी सुबह के समय चमकीला और स्वच्छ हो जाता है, जिसके कारण सुबह का सूर्य भी पूर्णतः लाल और चमकीला दिखाई देता है, इसलिए खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद करें। उसके बाद में कपास शब्द किसके लिए आया है? बच्चों के लिए। और कपास शब्द से क्यों तुलना की गई है? तो कोमल होती है, कपास नरम होती है, उसी प्रकार से बच्चे भी जन्म के समय वैसे ही होते हैं। वह शब्द बच्चों की भावनाओं, उनकी उमंगता, जोश, चंचलता के लिए आया है, ये प्रश्न है। 9वां प्रश्न, तो 7, 8, 9 दिशंग मर्दंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? यानी जब बालक पतंग उड़ाते हैं तो वह अपने पैरों, हाथों पैरों से विभिन्न क्रियाएं करते हैं और जो आवाज़ निकलती तो ऐसा लगता है जैसे सभी दिशाओं से मधुर मृदंग वाद्य यंत्र बज रहा है, इसलिए इसको मृदंग वाद्य यंत्र की तरह बजना बताया दिशाओं को। तो यह है। उसके बाद में प्रश्न संख्या पतंग कविता में बालक की इच्छाओं और उमंगों की तुलना शरद ऋतु से क्यों की गई है? तो विद्यार्थियों, क्योंकि बच्चों की भावना और उमंग वैसी होती है जैसी शरद ऋतु में एक नयापन आता, प्रकृति में उल्लास छा जाता है, सौंदर्य चारों ओर दिखाई देता है, इसलिए इसकी तुलना उससे की गई है। तो ये प्रश्न था। उसके बाद में इसमें कोई खास प्रश्न नहीं है, पर अध्याय 3 कुंवर नारायण, 2 कविताएं इसमें बात सीधी थी पर और कविता के बहाने। तो कुंवर नारायण की इन कविताओं पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आपके लिए कल का पूरा दिन है और आप इस पूरे वीडियो को देख करके एक साथ पूरा पाठ्यक्रम जो है वो दोहरान कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं और बड़ा सहजता से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से पीछे कुछ नहीं बच पाएगा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कुंवर नारायण का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन सा है? आत्मजयी कविता है। विद्यार्थियों, मैं खुद हिंदी का लेक्चरर हूँ और हिंदी साहित्य और अनिवार्य दोनों का अध्ययन करवाता हूँ विद्यार्थियों को, इसलिए मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि जो प्रश्न मैंने यहाँ पर बताए हैं या जो हम चर्चा कर रहे हैं उनके आने की पूरी संभावना है। कुंवर नारायण की कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इसके बाद में देखो विशेष शब्द किसके लिए आया है? तो बात के लिए आया है। कविता का काव्य और माध्यम कौन सा होना चाहिए? सहज होना चाहिए, सरल भाषा में। पेंच शब्द का क्या तात्पर्य है? तो ये विचार होता है इसका। बात की चूड़ी मरना कौन सा? तो रूपक अलंकार है इसमें। और यानी अनर्थ
व्यर्थ हो जाना, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाना या अर्थ समझ में नहीं आना, बात का चूड़ी मरने का अर्थ ये है। चक्रव्यूह किस कवि का काव्य संग्रह? कुंवर नारायण का। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा कविता की समानता कवि कुंवर नारायण ने किससे की है? तो बच्चों के असीम सपनों और खेल से की है, बच्चों से की है। इसके बाद में जो हो इसमें खास प्रश्न है, विद्यार्थियों बिना मुरझाए के माने प्रश्न संख्या 7 जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि कविता कभी मुरझाती नहीं है, विचार और भावनाएं कभी पुराने और संकुचित नहीं होते हैं। बात की चूड़ी मरने से क्या अभिप्राय है? तो निरर्थक शब्दों का या अर्थ का निष्प्रभावी हो जाना, ये है इसका बात का चूड़ी मरना है। सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने, इसका क्या तात्पर्य है कि बच्चे जब खेलते हैं तो अपना पर्याय भेदभाव नहीं समझते हैं और सभी को एक समान समझते हैं। जैसे कवि जब कविता करता है तो अपने पर्याय का बिना भेदभाव किए सबकी अभिव्यक्ति को अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। तो यह है। इसके अलावा चौथा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूर इसको याद करें। भाषा को सरल बरतने क्या तात्पर्य? यानी कि सहज और सरल भाषा ही काम में लेनी चाहिए जो समझ में आ सके। बोझिल और दिखावटीपन से युक्त भाषा या क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका सहूलियत से बरतने का तात्पर्य। सप्रसंग व्याख्या में आप इस व्याख्या को जरूर याद करें, एक ही दी हुई है। प्रसंग व्याख्या और विशेष ये जरूर लिखें। अगला जो अध्याय है विद्यार्थियों वो है आपके रघुवीर शाही और इनकी रचना है कैमरे में बंद अफाइज। तो रघुवीर शाही खड़ी बोली हिंदी भाषा में जो कविता है जन्म, उस कविता में लेखक का पहला प्रश्न है कि जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1929 में लखनऊ में इनका जन्म हुआ। पूछा जा सकता है इनका रघुवीर शाह आगे द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि थे? तो ये दूसरे सप्तक के कवि थे। यानी कि कवि परिचय में जो आपके आएगा प्रश्न है उसमें हरिवंश राय बच्चन है, रघुवीर शाही है, ये ऐसे महत्वपूर्ण कुछ कवि है जिनके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनके बारे में विशेष तौर से जो है वो पढ़ना है। या आलोक धनवा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तुलसीदास है ना, जैनेन्द्र कुमार है, महादेव वर्मा है, विष्णु खरे है, ये मनोहर श्याम जोशी है। ये इनको आपको कवि परिचय के रूप में याद करना है। आगे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। पहला 1943 में। रामदास के लेखक कौन है? रघुवीर शाही है। छठा प्रश्न महत्वपूर्ण है जिसका संवेदनात्मक उत्तर है। इसके अलावा विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है 7वां प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां प्रश्न है कि अपाहिज व्यक्ति से कैमरे के सामने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के पीछे क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम रोचक और संवेदनात्मक बनाना। कैमरे बंद अपाहिज जैसे कार्यक्रम दूरदर्शन पर किस उद्देश्य को पूरा करते हैं? तो सामाजिकता के उद्देश्य को पूरा करते हैं, लेकिन इसमें हुआ नहीं था। रघुवीर शाही की रचना जरूर आप याद कर लें। सीढ़ियों पर धूप आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी रचना है। इसके अलावा किस काव्य संग्रह से ली गई? कैमरे में बंद अफाइज लोग भूल गए काव्य संग्रह से। दोनों को एक संग रुलाना का क्या तात्पर्य है? दर्शक और अफाइज व्यक्ति। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर शक्तिवान, उक्त पंक्तियों में समर शक्तिवान वाक्यांश किसके लिए आया है? उद्घोषक खुद के लिए आया है। ये प्रश्न है। नाटिकीय कौन सी शैली काम में ली? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये है संवाद शैली या नाटिकीय शैली। किस उद्देश्य को पूरा करती है? कि दुख दुनिया को सामने लाने का प्रयास, दुख दर्द और वेदना और पीड़ा को बेचना। इसके अलावा इसमें जो है वो कैमरे बंद अफाइज कविता का मूल भाव थोड़ा याद कर लेना। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इसमें पत्रकारिता और मीडिया के कार्य व्यवसाय पर एक तरीके से व्यंग्य किया गया है, उनकी संवेदनहीनता पर। ये इसका उत्तर है। इसके अलावा इसमें कोई खास प्रश्न नहीं बन रहे। अध्याय 5 गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी कविता है, हर्ष स्वीकार है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। गजानन माधव मुक्तिबोध का कवि परिचय भी आ सकता है। 13 नवंबर 1917 को हुआ। चांद का मुँह टेढ़ा किसकी काव्य संग्रह कविता संग्रह है? तो मुक्तिबोध की है। इसके अलावा इनका इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रश्न इनके हैं, मुक्तिबोध कविता शेर स्वीकार उनके किस संकलन से ली गई? तो भूरी भूरी खाक दूर से ली गई है। और ये प्रसंग व्याख्या करोगे उसमें भी आएगा। मूल भाव क्या है? प्रसन्नता से स्वीकार करना, जिस शब्द का अर्थ है हर्ष स्वीकार करना, यानी सब कुछ जो है वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेना।
फिर देखो विद्यार्थियों, इसमें अगला प्रश्न है 8 नंबर। ममता के बादल की मंडराती कोमल भीतर पीराती अंदर देती है, पीड़ा महसूस होती है, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। ममता के बादल की मंडराती, तो बादलों को एक तरीके से मानवीकरण बनाया गया है। इसमें रूपक अलंकार है दक्षिण ध्रुव अंधकार रूपी अमावस्या, तो आरोप है उपमेय उपमान पर। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके प्रश्न संख्या 3 महत्वपूर्ण है। सामने करके अपने मन की ताकत बढ़ाना चाहता है। मुक्तिबोध में मनुष्य की संपूर्ण चेतना कबीर चादर क्यों कहा गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत खास प्रश्न है, इसको ज़रूर याद करें। और दक्षिण ध्रुव से अमावस्या शरीर में, दक्षिण ध्रुव अंधकार से क्या तात्पर्य है कि जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव लंबे समय तक अंधकार है, उसी प्रकार कभी भी अपने खास प्रिय व्यक्ति से अलग होने की लंबी अवधि को दक्षिण ध्रुव अंधकार के समान मानकर भोगने को तैयार है। यहाँ कवि का एकांकी जीवन उभर कर सामने है, ये इसका अर्थ है। और तुम और तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? तो तुम और तुम्हारा आत्मीय व्यक्ति के लिए है, वो माँ, बहन, पत्नी, सहचरी कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये भी है। गर्भी से क्या तात्पर्य है कि धन की कमी होते हुए भी मन में हीन भावना नहीं आना, ये इसका अर्थ है। मूल भाव इसका जरूर आ सकता है कि विपरीत परिस्थितियाँ हो तो हार नहीं मानना चाहिए। सफलता असफलता, संघर्ष, सुख दुख, रात दिन, सभी चीज़ों में एक समान खुशी से जीवन गुजारना चाहिए, ये इसका जो है मूल भाव है कविता का। इसके अलावा ये जो प्रश्न है कविता का शीर्षक से स्वीकार है, उसके विपरीत कवि कहता है कि बेलती शेलती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, कवि के अंतर विरोधों का क्या कारण है? तो इसमें कविता में कवि जीवन की अनेक परिस्थितियों को प्रसन्नता खुशी के साथ स्वीकार करने की बात कहता है। कवि इन परिस्थितियों को संघर्ष के साथ स्वीकार करना चाहता है, न कि बेलती शेलती और दिखावटी आत्मीयता के साथ। कवि वास्तविकता यानी सत्य के हर दंड और पुरस्कार स्वीकार करता है, लेकिन उसे मन बेलाने वाली क्षणिक आत्मीयता स्वीकार नहीं। कवि कहता है कि अत्यधिक आत्मीयता मनुष्य को कमज़ोर बना देती है। तो अत्यधिक प्रेम और स्नेह भी आदमी को कमज़ोर करता है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। कवि मिलन के उजाले का सुख भोगने के साथ बिछड़न के गहरे अंधकार में अमावस्या को भोगने के लिए भी तैयार रहता है। कवि के अंदर माँ, पत्नी, बहन, सहचरी के अंदर स्नेह की उष्मा है। इस वजह से तो दूसरी तरफ वीर्य की अग्निशिखा उद्दीप्त करने को कहता है। इस प्रकार से कवि मनुष्य में उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद्वों का चित्रण इसमें किया गया विद्यार्थियों। फिर सचमुच दंड दो, हो जाओ अंधेरी पातल की गुफाओं के बिलों में गायब, ये भी प्रश्न है, इसको भी याद करें। अब अगला पाठ अध्याय 6 शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता। तो इनका पहला प्रश्न है विद्यार्थियों की जन्म कब हुआ? तो जन्म सभी का याद करें आप। पहला प्रश्न है इसका 13 जनवरी 1911 को। हिंदी उर्दू का द्वाब किसे माना जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उषा कविता का चित्रण है सूर्योदय के पहले का समय होता है, तो उसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा राख से लिपा व चौका, तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये याद करें आप। इसके बाद में आपके उस जादू टूटता है, इस उषा का सूर्योदय हो रहा है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो सूर्योदय होने के बाद में जो उषा का समय है वो गायब हो जाता है, चला जाता है। इस प्रश्न को भी आप याद करें। इसको भी याद करें। व्याख्यात्मक प्रश्न में नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, सब प्रसंग व्याख्या तो उषा कविता से ली गई। शमशेर बहादुर सिंह से प्रसंग और व्याख्या अलग लिख करके आप विशेष भी इसका लिखें। अगला अध्याय है विद्यार्थियों फिराक गोरखपुरी, अध्याय संख्या 9। इसमें रुबाइयाँ और गजलें दी हुई है। तो सूरदास से की गई समानता रखते हैं। चांद का टुकड़ा किसके लिए आया है? तो पुत्र के लिए आया है। वो रूपवती मुकड़े पे एक नरम दमक चमक पद्यांश किसके लिए आया है? तो माँ के लिए आया है रूपवती मुकड़ा। देख आईने में चांद उतरा है, माँ बच्चे को आईने में किसका प्रतिबिंब दिखाती है? चांद का। इसके अलावा इसमें फिराक गोरखपुरी का मूल नाम महत्वपूर्ण है, रघुपति सहाय फिराक। इसके बाद में रुबाइयाँ क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उर्दू और फारसी का एक छंद और लेखन शैली है, इसको भी याद करें। प्रश्न संख्या 7 बहुत खास है। मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहता है विद्यार्थियों की जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं या दूसरों की जो कमियां निकालते हैं, वे वास्तव में दूसरों का नहीं खुद का यह हित करते हैं, स्वयं के बुरे विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 किस्मत हमको रोले वे हम किस्मत को रोले, पंक्ति का भाव। तो इसमें कवि कह रहा है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो कवि किस्मत को दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराता है।
और किस्मत उस व्यक्ति को उसके दुर्भाग्य के उसको मेहनत नहीं करने के कारण किस्मत उसको जो है वो दोषी ठहराती है। दोनों का दोषारोपण एक दूसरे पर होता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या चौथा, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। पंक्ति से कवि का क्या आशय है, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए संतुलन रहना जरूरी, जितना हम देते हैं उतना ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों, आप अच्छा अध्ययन करें और कहते हैं ना कि जो रातों से जंग लड़ता है या जो रातों से जंग जीतता है वही सूर्य बन करके निकलता है।